नमस्कार दोस्तों, ओसीएन नेटवर्क में आपका स्वागत है। मैं हूं ओमकार चौधरी। आज 2-3 मुद्दों पर चर्चा करेंगे और इस समय के ये हॉट टॉपिक भी हैं। पहला मुद्दा है एकनाथ शिंदे की तबीयत ठीक हो गई है, मुंबई लौट रहे हैं। कल अ, भारतीय जनता पार्टी विधायक दल की बैठक भी है। संभवतः कल ही एनडीए के घटक दलों की यानी जिसको महायुति बोला जाता है महाराष्ट्र में, उनकी भी बैठक हो जाएगी। और भारतीय जनता पार्टी का चेहरा भी सामने आ जाएगा। ये जो मीडिया में आजकल बड़ी अटकलबाजी चलती है, यानी सबको दिखाई दे रहा है कि देवेंद्र फडणवीस ही मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। इसके बावजूद हेडलाइंस क्या लगाई जा रही हैं? शपथ का समय तय पर सीएम का नहीं। तो ये एक अपने तौर तरीके हैं इनके टीआरपी जुटाने के और तमाम एक क्योस सा स्थापित करने के, ताकि विपक्षी दलों को भी मौका मिल जाए हमले करने का। और वो जिनकी बहुत बुरी हालत हुई है इस चुनाव में, जो 3 में रहे हैं ना 13 में रहे हैं, उनके बयान भी आने शुरू हो गए हैं। आदित्य ठाकरे का बयान आ रहा है, संजय राउत का बयान आ रहा है। कुछ ऐसे बेशर्म किस्म के लोग होते हैं जो जनता की तरफ से चपड़ भी खाते रहते हैं और इसके बाद भी बोलना बंद नहीं करते हैं, इंतजार नहीं करते हैं। तो सबसे बड़ी खबर तो यही है कि एकनाथ शिंदे की अचानक से तबीयत ठीक हो गई है, मुंबई लौट रहे हैं और गुड़ी-गुड़ी सी बातें कर रहे हैं, फिर से, जैसे उन्होंने दिल्ली जाने से पहले की थी ठाणे की प्रेस कॉन्फ्रेंस में। दूसरी खबर जिस पर हम चर्चा करेंगे वो है चंद्रबाबू नायडू सरकार ने अचानक से वक्फ बोर्ड को भंग किया है और इसको लेकर के तमाम तरह की चर्चाएं शुरू हो गई। बाद में वो क्या पूरा मसला है वो ये भी बताएंगे, उस पर भी चर्चा करेंगे। लेकिन ये उस सेकुलर ब्रिगेड के लिए और पूरे इकोसिस्टम के लिए एक झटके की तरह है, जो ये मान करके चल रहे हैं कि वक्फ बोर्ड बिल पर अगर 2 घटक दल कोई हैं जो नरेंद्र मोदी के लिए मुश्किल खड़ी कर सकते हैं, तो एक वो चंद्रबाबू नायडू हैं और दूसरे नीतीश बाबू हैं। पर दोनों को ही हमने देखा है कि वो किस तरीके से एकनिष्ठ भी हैं, समर्पित भी हैं। और नीतीश बाबू को तो हमने पिछले दिनों फिर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पैर छूते हुए देखा है। एक और घटना हुई है जिस पर चर्चा करेंगे। घटना हुई है बांग्लादेश में। भारत आ रही थी बस वहां से, यानी भारतीय उसमें सवार थे, कुछ बांग्लादेशी भी हो सकते हैं। उस बस के ऊपर अटैक हुआ है। तो क्या ये अब पानी सिर से ऊपर जा रहा है? और जैसा कि अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संसद में एक समीक्षा बैठक भी की है जिसमें अजीत डोभाल भी थे, विदेश मंत्री भी थे, फॉरेन सेक्रेटरी भी थे, बांग्लादेश को लेकर के ही चर्चा की है कि जो सिचुएशन है उसकी एक समीक्षात्मक विवेचना करते हुए ये सोचा गया है कि क्या किया जाए। कोई अभी फौरी तौर पर स्टेप उठाया जाए या थोड़ा अभी और उसको चेतावनी देकर के छोड़ा जाए। तो अब सवाल उठने लगे हैं कि मोदी सरकार अभी खामोश रहेगी या कुछ करेगी, और करेगी तो क्या कर सकती है, इस पर चर्चा करेंगे। और लास्ट में अखिलेश यादव ने जो दिशा पकड़ी है, पत्थरबाजों को, दंगाइयों को 5-5 लाख रुपए की मुआवजे की घोषणा कर रहे हैं। तो जरा इस पर भी चर्चा करेंगे कि भाई कश्मीर बनाना चाहते हो क्या उत्तर प्रदेश को, और कौन सी राह आपने पकड़ ली है और सबक सीखने को तैयार क्यों नहीं है। सीधे जुड़ लेते हैं, लखनऊ से मेरे साथ वीरेंद्र नाथ भट्ट जी जुड़ रहे हैं। वीरेंद्र जी, बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। नमस्कार। तो वीरेंद्र जी, सबसे पहले महाराष्ट्र चलते हैं। एकनाथ शिंदे का एक वीडियो सामने आया है। मैं यहाँ पर आया था अरेस्ट करने के लिए। अभी बहुत काफी भागदौड़ हो गई चुनाव में। मैं एक एक दिन में 8-8, 10-10 सभा ली थी और मैंने कोई अभी तक मेरे 2-2.5 साल के कार्यकाल में छुट्टी बिट्टी कोई मनाता नहीं। मैं यहाँ भी आता हूँ, यहाँ भी
जनता दरबार होता है, लोग आते हैं, अभी भी लोग आए हैं मेरे को मिलने काम के बहाने। वो यहाँ आने के बावजूद भी मुझे लोगों से मिलना है, मिलता हूँ मैं लोगों को, और मेरी तबीयत थोड़ी खराब थी, अभी ठीक हूँ। सर ऑपोजिशन और मुझे एक ही है कि ये सरकार जो है ये जनता की आवाज वाली सरकार है। जनता को जैसे सरकार चाहिए वैसे सरकार मिलेगा। मैंने बुधवार के दिन पूरी तरह मेरी भूमिका स्पष्ट की हुई है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आदरणीय गृह मंत्री अमित भाई और भारतीय जनता गृह मंत्रालय को लेकर के कोई मांग है क्या आप लोगों की? भारतीय जनता पक्ष के अध्यक्ष नड्डा जी जो मुख्यमंत्री पद के बारे में तय करेंगे उसको मेरा पूरा समर्थन मैंने ऑलरेडी दे दिया। वीरेंद्र जी बुधवार को ठाणे में प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी इन्होंने, जिसमें ये कह रहे हैं कि मेरी भूमिका स्पष्ट थी। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद बुधवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस, उसके अगले दिन दिल्ली 2.5 घंटे की बैठक, 3 घंटे की बैठक अमित शाह के साथ, उसके बाद सीधे सतारा के अपने गांव चले जाना और फिर वहां पैर फैला करके आराम करना और कहना कि तबीयत ठीक नहीं है। ये अब जन दबाव है, प्रेशर है, जिसके बाद अचानक से इनकी तबीयत ठीक हुई है और उधर भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व ने घोषणा कर दी कि 5 को शपथ होना ही है। आपको आना है कि नहीं आना है, आप फैसला करिए। आपको सतारा के गांव में ही विश्राम करना है या मुंबई आना है। तो ये पूरा घटनाक्रम क्या बताता है? देखिए, राजनीति में, चुनावी राजनीति में, लोकतांत्रिक व्यवस्था में नेताओं की खास समय पे तबीयत खराब हो जाना और फिर ठीक हो जाना ये कोई नई बात नहीं है। ये बहुत ही जाना पहचाना आजमाया हुआ नुस्खा है, दबाव बनाने का, प्रेशर टैक्टिक्स है। और शिंदे साहब को ये डे वन से था कि वो मुख्यमंत्री पद पे बने रहना चाहते हैं। और जब उनको लगा कि बीजेपी उनकी बात नहीं मानेगी तब उन्होंने कहा कि साहब फडणवीस को नहीं बनना चाहिए, वो ब्राह्मण है, और किसी मराठा को बनना चाहिए। और भारतीय जनता पार्टी किसको मुख्यमंत्री बनाएगी ये बात तो बीजेपी के एमएलए और जो उनका केंद्रीय नेतृत्व तय करेगा। ये बात की अन्य पार्टी तो तय नहीं कर सकती, ये तो बीजेपी लीडरशिप का मामला है। तो ये उन्होंने तय कर दिया। तो और वो लगातार जो दबाव बना रहे थे उससे ये बात स्पष्ट हो गई है कि उनको लग रहा था कि भारतीय जनता पार्टी के पास अभी अपना पूर्ण बहुमत नहीं है। ये अलग बात है कि भारतीय जनता पार्टी के 3 विधायक जो एनसीपी राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के सिंबल पे लड़े थे, वो वास्तव में बीजेपी के नेता हैं। इसी तरह के 3 विधायक जो शिवसेना के हैं, यानी एक शिंदे गुट के हैं, वो भी भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, लेकिन वो सिंबल उनका शिवसेना का है। तो 6 तो ये हो गए, 3 इंडिपेंडेंट हैं। अगर सबको मिला लिया जाए तो बीजेपी का अपना पूर्ण बहुमत हो जाता है। लेकिन मेरी भाऊ तौरसेकर से बात हो रही थी। भाऊ का कहना ये था कि एनसीपी और शिंदे दोनों पार्टियों से मिलकर के भारतीय जनता पार्टी के 16-17 लोग हैं जो इनके सिंबल पर लड़े थे और जीत करके आ गए हैं। वो तो हो, लेकिन उससे क्या होगा? अब बीजेपी को हर कदम बहुत बहुत फूक फूक के रखना है। जनता ने, जब जनता इतना मैसिव मैंडेट देती है तो ये पहले 24 घंटे दो या 48 घंटे तो हर्ष मनाने के होते हैं, लेकिन वास्तव में जिस नेता के सर पे ताज रखा जाता है उसको ये एहसास होता है कि ये कांटों का ताज है। जनता ने अगर इतना बड़ा विश्वास दिया है तो उसके विश्वास पे खरे उतरना बहुत बड़ी चुनौती है। भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व को ये बात पूरी तरह से समझ में आ रही है कि ऐसा कोई काम नहीं करना है जिसके चलते जनता का जो विश्वास है उसको कहीं से ठेस पहुंचे। इसलिए बीजेपी ने कहीं कोई ये संदेश नहीं दिया कि शिवसेना से हम बात नहीं करेंगे या शिवसेना के दबाव का हम कोई परवाह नहीं करेंगे। उन्होंने शिवसेना को हर कुछ करने दिया जो कुछ वो कर सकते हैं। हमको 9 मंत्री पद चाहिए, हमको होम चाहिए, हमको इंडस्ट्री चाहिए, हमको नगर विकास चाहिए, हमको स्पीकर चाहिए, हमको फाइनेंस चाहिए। बीजेपी ने इसका कोई जवाब नहीं दिया। कोई उन्होंने इसको कोई काउंटर नहीं किया। तो ओवरऑल प्रयास ये है कि मामले का एमिकेबल सेटलमेंट हो जाए और ये संदेश नहीं जाना चाहिए कि जनता के बीच में कि हमने इनको इतना बड़ा बहुमत दिया, इतना बड़ा मैंडेट दिया और उसके बावजूद ये फिर से पहले की तरीके से जो 2019 से 24 के बीच में हुआ था, पार्टियां टूटी, झगड़ा, ये फिर से उसी काम में लग गए, अपने आपसी लड़ाई झगड़े में। तो ये बहुत नकारात्मक इसका संदेश जाता बीजेपी सेना अलायंस के लिए।
तब बीजेपी हाईकमांड ने ये बहुत ही एक फर्म फैसला लिया कि 5 दिसंबर को बंबई में शपथ ग्रहण समारोह है, आपको आना है। अब और उसमें निहित संदेश ये था कि आपको तय करना है कि क्या करना है, कि आना है कि नहीं आना है। और बीजेपी इस समय जिस पोजीशन में है, वो उसको शिवसेना बिल्कुल भी ब्लैकमेल करने की स्थिति में नहीं है। शिवसेना अपनी कोई भी जो जो उसका अधिकार है, जो उसकी सीटों की संख्या है, उसके आधार पर वो बीजेपी पर दबाव डालने की स्थिति में नहीं है। और अजीत पवार ने बार-बार साफ किया है कि मुख्यमंत्री बीजेपी का होगा और मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस होंगे। तो इससे भी बीजेपी बहुत आश्वस्त है। और एनसीपी का ही केवल अगर ले लें आंकड़ा, तो भी जो है शिवसेना वो ये जो गठबंधन है आराम से हो जाता है 175 इन ए हाउस ऑफ 288। तो ये जो विवाद शुरू किया गया था खींचतान का, और ये केवल जैसे मैंने कहा कि केवल इसीलिए था कि बीजेपी के पास अपने क्लियर नंबर नहीं है। वो अभी भी अपने बल पर 135 या 132 सीटों पे अटकी हुई है। उसको 10 या 12 सीटें और चाहिए। तो शिवसेना को लगा कि ये बस यही एक अंतिम मौका है जब बीजेपी से सौदेबाजी हो सकती है, बार्गेन हो सकता है, क्योंकि मामला खाली राज्य सरकार तक सीमित नहीं है। अब जो है बंबई महानगर पालिका का चुनाव है। कम से कम 15 बड़ी नगर पालिका नगर जिसको हम नगर निगम कहते हैं उत्तर प्रदेश में, यानी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन पूना है, नासिक है, भागल और ये नागपुर है, कोल्हापुर है। तो करीब 12 या 15 बड़े शहर हैं महाराष्ट्र में जहां चुनाव होना है। और महाराष्ट्र में नगर निकाय के चुनाव भी बहुत महत्वपूर्ण होते हैं और बाकायदे जो है एजेंडा के ऊपर और पार्टी सिंबल पर लड़े जाते हैं। और बहुत साफ सुथरे चुनाव होते हैं और उससे भी बहुत साफ संदेश जाता है कि हवा किस ओर बह रही है। तो शिवसेना जो है आने वाले चुनाव को देखते हुए भी अभी से अपनी जो पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ है उसको बनाए रखना चाहती है। और बंबई नगर महापालिका का चुनाव जो है वो शिवसेना उद्धव ठाकरे के लिए भी अस्तित्व का सवाल है, क्योंकि शिवसेना की रीढ़ की हड्डी है बंबई महानगर पालिका। तो एक नाथ शिंदे को ये मालूम है कि उद्धव ठाकरे से अगर निपटना है बीजेपी को, तो उसको एक नाथ शिंदे की जरूरत पड़ेगी। तो यही केवल सौदेबाजी हो रही थी और कोई इसका कोई बहुत मतलब नहीं है। और मैंडेट तो बहुत साफ है। और ये भी बहुत साफ है कि अगर बीजेपी ने अगर 150 या इससे अधिक सीटें लड़ी होती तो उसका स्वयं का बहुमत आ गया होता। तो ये जो है अब ये बहुत पुरानी बात है कि अब आप पदों के लिए सौदेबाजी करें कि हमको स्पीकर चाहिए, हमको होम डिपार्टमेंट का पोर्टफोलियो चाहिए, फाइनेंस का चाहिए, नगर विकास का चाहिए। बीजेपी की स्ट्रेंथ अगर 100 के नीचे होती विधानसभा में तो आप इस तरह की शर्तें लगा सकते थे। लेकिन अब जब बीजेपी का खुद इतनी बड़ी संख्या है, जो कि क्लियर मेजोरिटी से बहुत कम है, 10 सीटें 12 सीटें कम है, तो अब इस तरह की जो शर्तें हैं, मेरा अपना मानना है कि ये इस सरकार के बनाने के लिए नहीं है। ये आने वाली जो राजनीति है, जो चुनाव होंगे नगर निकायों के या विधान परिषद के लिए, ये उसकी जो है अब उसकी भविष्य की रूपरेखा एक नाथ शिंदे अभी से तय कर रहे हैं कि आने वाले चुनाव में हमारा जो कहीं क्योंकि बीजेपी की संख्या विधानसभा में इतनी ज्यादा आ गई है, तो ऐसा ना हो कि बीजेपी हमारा सत्ता में जो हिस्सा है, जो हमारा शेयर है, वो घटा दे और उसको ये आत्मविश्वास अब आ ही गया है कि वो अब अपने बल पर महाराष्ट्र की राजनीति को चला सकती है। लेकिन जो संघ का जो विचार है और जो बीजेपी का विचार है, जहां तक संभव हो सके सबको साथ लेके चला जाए। आपको याद होगा 2019 में जब शिवसेना में स्प्लिट नहीं हुआ था, बंटवारा नहीं हुआ था, तब भी बीजेपी शिवसेना अलायंस को स्पष्ट बहुमत मिला था और बीजेपी की सीटें तब भी 122-123 थी और उस गठबंधन को उद्धव ठाकरे ने तोड़ा। काल्पनिक उन्होंने जो है एक कहानी गढ़ी कि साहब जो है ये हमारा समझौता हुआ था कि मुख्यमंत्री जो है शिवसेना का होगा और सरकार और बीजेपी सरकार को समर्थन देगी, सरकार में शामिल होगी। जबकि इस तरह का कोई समझौता नहीं हुआ था। शिवसेना किसी भी तरीके से पावर में आना चाहती थी। खैर उन्होंने अलायंस तोड़ा, सरकार में आए, शरद पवार का समर्थन लिया, कांग्रेस का समर्थन लिया,
पार्टी का मूल विचार को खो दिया, पार्टी के मूल व्यक्तित्व को खो दिया, पार्टी की जो मूल विचारधारा थी हिंदुत्व की, उसको खो दिया। अब आज जो है उद्धव ठाकरे की जो शिवसेना है, वो भी कांग्रेस, समाजवादी पार्टी और लालू की जनता दल की टाइप जो है, एक केवल वोटों के लिए मुसलमानों का के तुष्टीकरण करने वाली पार्टी रह गई है। अब उसने अपना कोर वोट बैंक खो दिया है। तो ये सब जो घटनाक्रम हमारे पीछे है, इसको देखते हुए भारतीय जनता पार्टी या राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ कभी ये नहीं चाहता था कि चाहेगा कि जिससे हमारा गठबंधन है वो हमसे नाराज हो या हमसे अलग जाए, क्योंकि अगर वो हमसे अलग जाएगा हमारा तो नुकसान करेगा ही, लेकिन जो हिंदुत्व का जो कॉज है, जो हिंदुत्व का मुद्दा है, वो उसके लिए भी एक हानिकारक फैक्टर के रूप में भविष्य में सिद्ध होगा, जैसा कि उद्धव ठाकरे के आचरण से आपने पिछले 2019 से लेकर 24 के बीच में देखा। बिल्कुल, तो बिल्कुल। एक्चुअल में क्या है कि इनका प्रेशर बिल्डअप करने का एक तो ये था कि अब मैं मुख्यमंत्री नहीं रहूंगा और देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री रहेंगे, तो उनके और अजित पवार के बीच में समन्वय बहुत कमाल का है। तो मैं कहीं अलग थलग ना पड़ जाऊं। एक उप मुख्यमंत्री बनने में भी अब उनको शर्म आ रही है, जबकि 5 साल मुख्यमंत्री रहने के बाद एकनाथ शिंदे उनके जो पहली बार शपथ ले रहे थे, उनके नीचे उप मुख्यमंत्री रह सकते हैं 2.5 साल, लेकिन इनको शर्म आ रही है। दूसरे, होम मिनिस्ट्री हमारे कब्जे में होनी चाहिए, इसलिए प्रेशर बिल्डअप कर रहे थे। तीसरे, ये अभी से चाह रहे थे कि मुंबई नगर निगम का जो भी चुनाव हो, उसमें लीड हमारे हाथ में हो, मेयर हमारा हो। जैसे एक बार केवल 2 सीटों का ही तो अंतर रह गया था। 84 सीटें जो हैं वो उद्धव ठाकरे की थी और 82 सीटें बीजेपी की थी नगर निगम में। फिर भी बीजेपी ने कहा था कि मेयर आप ही बना लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये अभी से प्रेशर बिल्डअप करने की कोशिश कर रहे थे, जो बीजेपी के सामने इस बार चल नहीं पाया इनका। चलिए दूसरे विषय पर चलते हैं साहब। एक और सुर्खी इस समय बिल्कुल कह सकते हैं कि सभी तरफ साया है, छाई हुई है, और ये सुर्खी है आंध्र प्रदेश सरकार, चंद्रबाबू नायडू सरकार ने वक्फ बोर्ड को भंग कर दिया है। और ये हेडलाइन है आज तक की, आंध्र प्रदेश की चंद्रबाबू नायडू सरकार का बड़ा फैसला, राज्य के वक्फ बोर्ड को किया भंग। और ये पूरी खबर क्या है ये भी हम आपको बता दें कि साहब ये खबर एक्चुअल में ये है, आंध्र प्रदेश सरकार ने वक्फ बोर्ड को लेकर के एक अहम फैसला किया है। नायडू सरकार ने पिछली जगन मोहन सरकार द्वारा गठित वक्फ बोर्ड को भंग कर दिया है। राज्य के कानून और अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री एन मोहम्मद फारूक ने बताया कि इस संबंध में शनिवार को आदेश जारी किए गए हैं। आंध्र प्रदेश सरकार अब एक नया बोर्ड गठित करेगी। सरकार ने पिछली सरकार के दौरान अल्पसंख्यक कल्याण विभाग द्वारा जारी किए गए जियो 47 को रद्द करते हुए जियो 75 जारी किया। इसे वापस लेने के पीछे कई कारण बताए गए हैं। जो कुछ कारण सामने आए हैं वो इस तरह हैं। जियो सुश्री संख्या 47 के खिलाफ 13 रिट याचिकाएं दायर की गई। सुन्नी और सिया समुदाय के स्कॉलर्स का कोई प्रतिनिधित्व नहीं। बोर्ड में पूर्व सांसदों को शामिल नहीं किया गया। बार काउंसिल श्रेणी से जूनियर अधिवक्ताओं को उचित मानदंडों के बिना चुना गया, जिससे मामले दायर करने वाले वरिष्ठ अधिवक्ताओं के टकराव हुआ। और एसके ख्वाजा के बोर्ड सदस्य के रूप में चुने जाने के खिलाफ कई शिकायतें मिल गई थी, खासकर मुतवल्ली के रूप में उनकी पात्रता के संबंध में। विभिन्न अदालती मामलों के कारण अध्यक्ष का चुनाव नहीं हो पाया था, यानी बिना अध्यक्ष के ही वो गवर्न हो रहा था, काम ही नहीं कर रहा था। मार्च 2023 से ही वक्फ बोर्ड निष्क्रिय है, जिससे कामकाज रुक गया था। तो ये मोटे कारण बताए गए हैं, लेकिन इससे मैसेज पब्लिक में ये चला गया कि चंद्रबाबू नायडू सरकार ने जैसे वक्फ बोर्ड को ही खत्म कर दिया है, भंग कर दिया है। उससे भी बड़ा मैसेज ये गया है कि दारुल उलूम देवबंद के जो सर्वे सर्वा हैं और
और जमायत उलमा के जो अध्यक्ष हैं मौलाना अरशद मदनी, हालांकि जमायत उलमा अब 2 बन गई हैं, एक उनके भतीजे की भी है महमूद मदनी की, वो भी अपने को जमायत उलमा इनका अध्यक्ष कहते हैं। मौलाना अरशद मदनी तो मिलने गए थे चंद्रबाबू नायडू से हैदराबाद इसी काम के लिए कि साहब जो है आप जो है सरकार पे दबाव बनाइए कि वक्फ बिल वापस ले ले, और एक रैली करना चाहते थे। उस रैली में वो चाहते थे कि चंद्रबाबू शामिल हो, चंद्रबाबू ने मना कर दिया, नहीं आए। और वो ये लगातार कहते रहे हैं, उन्होंने पटना में भी बैठक की थी और वो लगातार अरशद मदनी ये कहते रहे हैं कि ये सरकार 2 बैसाखियों पे चल रही है, नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू। तो इनकी सारी कोशिश थी कि चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार के जरिए सरकार पे दबाव बनाया जाए कि वक्फ बिल को वापस लिया जाए। तो ये जो है जो अशराफिया और जिहादी मुसलमानों की का जो गिरोह है भारत की राजनीति में, ये उसके मुंह पे तमाचा है। और चंद्रबाबु नायडू ने ये बता दिया है कि साहब हम जो है जो हमारी राजनीति है, हम उसमें कुछ अस्थायी छोटे मोटे लाभों के लिए कोई अपीजमेंट हम नहीं करना चाहते हैं। हालांकि एक अंग्रेजी अखबार जो है दक्षिण भारत का, उसमें एक खबर छपी है कि चंद्रबाबू नायडू जो है इस बात को लेके जो है थोड़ा सा चिंतित है कि वक्फ बिल को लेकर के उनकी पार्टी ने लोकसभा में इस बिल का विरोध नहीं किया था, तो मुसलमानों में इसका नेगेटिव संदेश जा चुका है और जा सकता है। और जो आंध्र प्रदेश के जो टोटल मुस्लिम वोटर की आबादी लगभग 9% है, तो वो मुसलमान वोटों को नाराज नहीं करना चाहते। लेकिन हालांकि ये जो सरकार का फैसला आया है उसने ये दिखा दिया है कि जब राजनीतिक विषयों की बात आती है तो चंद्रबाबू नायडू कठोर और कठिन फैसला करने का साहस रखते हैं। हालांकि उसको ये कहा कुछ भी जाए, लेकिन वक्फ बोर्ड के बारे में आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट में ये प्रक्रिया 2 महीने से चल रही थी, जो भी आपने पढ़ के सुनाया। और बस केवल जो ये एक संयोग है, कोइंसिडेंस है, ये ऐसे मौके पे आया है जब भारत की राजनीति में वक्फ बिल एक मुद्दा बना हुआ है और केंद्र सरकार ने अपोजिशन की मांग को देखते हुए और लोकसभा स्पीकर ने जो ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी का कार्यकाल बढ़ा दिया है। हालांकि उसको लेके भी ये भ्रम है कि वो कार्यकाल कब तक बढ़ाया गया है। एक वर्ग ये कह रहा है कि अगले बजट सेशन के अंतिम दिन तक बढ़ा दिया गया है। तो यानी क्या वो क्या अप्रैल के एंड में रिपोर्ट आएगी? और ये स्पष्ट नहीं किया गया है कि वो ये समिति फरवरी में, जनवरी में यह बजट सत्र प्रारंभ होने के पहले भी रिपोर्ट दे सकती है। और जितना काम कमेटी कर चुकी है और जितना काम बाकी है, उसके लिए मेरा मानना 2 महीने का समय बहुत है। और अगले 2 महीने ये काम भी पूरा हो जाएगा, रिपोर्ट भी आ जाएगी। और चंद्रबाबू नायडू ने उन सब लोगों को ये संदेश दे दिया है जो ये समझते हैं कि अगर वो कि नायडू समर्थन वापस ले सकते हैं एनडीए सरकार से, तो उन्होंने संदेश दे दिया है ऐसा अब कुछ नहीं होने वाला है। और अमेरिकन इशारे पे कुछ जो है, जो क्रिश्चियन मिशनरी के लोग भी जो है चंद्रबाबू नायडू से मिलने गए थे कि भाई आप जरा पुनर्विचार कीजिए मोदी गवर्नमेंट को अपने समर्थन की। तो इन सारे लोगों को एक ये बहुत स्पष्ट संकेत मिल गया है कि केंद्र सरकार के मुद्दे पर चंद्रबाबू नायडू कोई सौदेबाजी करने वाली नहीं है और वो बहुत ही वो एक अटल चट्टान की तरह नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट के साथ हैं। चलिए अगले विषय पर चलते हैं साहब। एक और खबर आ रही है और सुर्खी जरा ये है कि बांग्लादेश से जो बस चलती है भारत के लिए, उस पर अटैक हुआ है। और ये खुलासा किसी और ने नहीं, त्रिपुरा के मंत्री ने किया है। इस खबर में ये कहा गया है कि बांग्लादेश में भारतीय बस पर हमला हुआ है और उसमें उन्होंने तस्वीरें भी साझा की हैं जिसमें दिखाई दे रहा है कि जो यात्री हैं वो नीचे उतरे हुए हैं और ये बस का चित्र भी आ गया है। ये एनआर ट्रेवल्स करके है और डिटेल ये है कि त्रिपुरा के परिवहन मंत्री सुशांत चौधरी ने आरोप लगाया कि अगरतला से कोलकाता जा रही एक बस पर बांग्लादेश में हमला किया गया। उन्होंने बताया कि यह घटना बांग्लादेश के ब्राह्मणबाड़िया जिले के
विश्व रोड पर घटी। राज्य मंत्री ने शनिवार को सोशल मीडिया पर बस की तस्वीरें साझा की। घटना से बस में सवार भारतीय यात्री सहम गए और वहां के मुख्यमंत्री ने का भी बयान आ गया है, माणिक साह का। उन्होंने कहा कि उनको जानकारी मिल चुकी है और वो इसकी और जानकारी डिटेल जो है जुटा रहे हैं। जो परिवहन मंत्री हैं सुशांत चौधरी, उन्होंने कहा है कि त्रिपुरा से कलकत्ता जा रही थी श्यामली परिवहन बस पर बांग्लादेश के उस रोड पर अटैक किया गया और ये अपनी लेन में चल रही थी, तभी एक ट्रक ने जानबूझकर के टक्कर मार दी और ऑटो रिक्शा बस के सामने आ गया। बस और ऑटो रिक्शा की टक्कर हो गई। इस घटना के बाद स्थानीय लोगों ने बस में सवार भारतीयों को धमकाना शुरू कर दिया, नारे लगाए, भारत विरोधी, और दुर्व्यवहार ही नहीं किया बल्कि जान से मारने की धमकी दी। इस तरह की सूचनाएं आ रही हैं भट्ट साहब, या अगेन एक और भारत विरोधी मानसिकता बांग्लादेश देखिए के 5 अगस्त को बांग्लादेश में तख्ता पलट हुआ था और ये जो और ये वहां पे शेख हसीना वाजिद के बांग्लादेश के सत्ता से बाहर होने के बाद ये जो जिहादी जमात है जिसका नाम जमात इस्लामी है उसको ताकत मिल गई है, उसके ऊपर बैन हटा लिया गया है और आज एक तरीके से उसका बांग्लादेश में उसका शासन चल रहा है। और जो यूनुस साहब हैं ये तो अमेरिका के पिट्ठू हैं और ये तो मात्र फिगर हेड हैं, इनकी कोई अपनी हैसियत तो है नहीं, वैसे भी वो 85 बरस के हैं। तो ये तमाशा वहां चलते हुए 4 महीने पूरे हो गए हैं और 5 दिसंबर को 5वां महीना प्रारंभ हो जाएगा और इनके पास बस 1 महीने का समय और है। अगले और जनवरी में डोनाल्ड ट्रंप की शपथ हो जाएगी। ये पूरा जो वहां पे सत्ता परिवर्तन है और जो रिजीम चेंज है वो अमेरिकी इशारे पे हुआ है। अमेरिका को इंडिया के ऊपर दबाव पैदा करने के लिए, लेवरेज पैदा करने के लिए अमेरिका के भारत के पड़ोस में इस तरह की अतिवादी और उग्रवादी एक्टिविटी को प्रमोट करने का रिकॉर्ड कोई नया नहीं है। और आज हालत ये है कि भारत के पड़ोस में 2 पाकिस्तान है, एक वेस्ट पाकिस्तान है यानी पंजाब सिंध वाला पाकिस्तान और एक ईस्ट पाकिस्तान है। दोनों के दोनों फेल्ड स्टेट हैं, दोनों के दोनों के ऊपर जिहादियों का कब्जा है। जो पश्चिमी पाकिस्तान है वहां कहने को तो शहबाज शरीफ वहां के प्रधानमंत्री हैं, लेकिन वहां जो चल रहा है इमरान खान को लेकर के, जिस तरीके से इस्लामाबाद को घेरा गया है, जिस तरीके से पुलिस की फायरिंग हुई और जिस तरह के लोग मारे गए, बड़ी संख्या में वहां मौतें हुई हैं। सरकार वहां संख्या को छुपा रही है। अपोजिशन कह रहा है कि मौतें सैकड़ों में हुई हैं, सरकार कह रही 5 में हुई है। और एक ये आपका ईस्ट पाकिस्तान। तो आज भारत जो है इज द ओनली ब्राइट स्पॉट इन द डार्क होराइजन। तो ये भारत के लिए समस्या पैदा करने का प्रयास किया जा रहा है और भारत को लगातार उकसाया जा रहा है, प्रोवोकेटिव कार्रवाई की जा रही है। इस्कॉन के मंदिरों पे हमले हो रहे हैं, हिंदुओं के मंदिरों पे हमले हो रहे हैं, हिंदुओं के घरों को जलाया जा रहा है, स्त्रियों को अपमानित किया जा रहा है, मोलेस्ट किया जा रहा है, बलात्कार हो रहा है, जबरिया उनको कलमा पढ़ाया जा रहा है, इस्लाम में उनको मुसलमान बनाया जा रहा है। ये सारी चीजें हो रही हैं और जो ब्रिटेन और जो अमेरिका और जो कनाडा यानी और ये पूरा वेस्टर्न यूरोप जो भारत को जो है को उपदेश देता है ह्यूमन राइट के बारे में और धार्मिक स्वतंत्रता के बारे में, ये सारी दुनिया खामोश है जो बांग्लादेश में हिंदुओं के संग अत्याचार और हत्याकांड चल रहा है। यही अभी अक्टूबर 7, 2023 को हमास ने हमला किया था इजराइल में, गाजा में, और उसके बाद इजरायली सेना ने जब पलटवार किया तो यूरोप के सारे कैपिटल में, पेरिस में, ब्रिटेन में, जर्मनी में और स्पेन में, पुर्तगाल में, अमेरिका के शहरों में बड़े बड़े जुलूस निकल रहे थे फिलिस्तीनियों के समर्थन में कि साहब वहाँ की जो इजराइल की यहूदी सेना है वो फिलिस्तीनियों का नरसंहार कर रही है। आज कहीं पर भी हिंदुओं के ऊपर इतना भयानक अत्याचार हो रहा है, वो लगातार 4 महीने से आतंक के साए में जी रहे हैं। कहीं से कोई किसी का बयान नहीं आया है। ब्रिटिश पार्लियामेंट में कंजर्वेटिव एमपी ने इस मामले को उठाया है। तुलसी गाबार्ड जो डायरेक्टर ऑफ नेशनल इंटेलिजेंस बनने वाली हैं ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन में, उनका बयान आया है। और जो कनाडा को बहुत चिंता रहती है खालिस्तानियों की और सिखों के मानव अधिकारों की
और धार्मिक अधिकारों की, वहां से भी कोई बयान नहीं आया है। और जो जियो बिडेन है, ये तो मार्क्सवादियों का जो जो जो, जो डेमोक्रेट तो मार्क्सवादियों का गिरोह है, यहाँ से भी कोई बयान नहीं आया है। तो ये केवल भारत को उकसाने की कार्रवाई है कि भारत को प्रोवोक करो। और बांग्लादेश को ये मालूम है, उनको बिजली हो, आलू हो, दालें हो, प्याज हो, दवाइयां हो, इंजीनियरिंग प्रोडक्ट हो, मेटलिक प्रोडक्ट हो, उनकी सारी की सारी निर्भरता, उनकी अर्थव्यवस्था की जो पूरी निर्भरता है वो भारत पे ही है। अकेले बांग्लादेश से भारत में हर साल लगभग 16 लाख लोग केवल इलाज कराने आते हैं। और 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 भारत बांग्लादेश का निर्माण ही भारत ने कराया है। और आज बांग्लादेश जो 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 हमें जो उसका सिला दे रहा है कि बांग्लादेश के कॉलेज यूनिवर्सिटी के गेट पर भारत का तिरंगा झंडा जमीन पे डाल दिया गया है। और सारे लोग उसके ऊपर पैर रख के प्रवेश कर रहे हैं कॉलेज में। और कलकत्ता के कई हॉस्पिटल्स ने ये कह दिया है कि अब हम बांग्लादेश के लोगों का इलाज नहीं करेंगे, क्योंकि वो हमारे राष्ट्रीय ध्वज का अपमान कर रहे हैं। तो ये सारी भड़काने वाली कार्रवाई हो रही है। और कलकत्ता से अल्लाह जो बस जाती है, उसके लिए कोई लैंड रूट सीधा नहीं है, इसलिए वो वाया बांग्लादेश जाती है। तो उस पर जो हमला कराया गया है, ये भी सुनियोजित है, सोची समझी साजिश के तरीके से है, कैसे एक और भड़काने वाली कार्रवाई की जाए। कल उन्होंने इस्कॉन के दो जो और पुजारी हैं उनको भी अरेस्ट किया है। तो ये लगातार चल रहा है और ये अभी 1 महीने ऐसे ही चलेगा। और मेरा ख्याल और कोशिश ये हो रही है कि बांग्लादेश को भारत का यूक्रेन बना दिया जाए। जिस तरीके से पश्चिम यूरोप ने यूक्रेन में सरकार बदलाई और जेलेंस्की को बिठाया और उसको नेटो के पाले में घसीटा, रूस को उन्होंने मजबूर कर दिया कि वो यूक्रेन पे हमला करे। केवल यही कुचक्र जो है बांग्लादेश में भी रचा जा रहा है। और भारत के विदेश मंत्रालय ने लगातार बांग्लादेश को ये चेताया है कि आपकी जिम्मेदारी है कि बांग्लादेश के सभी नागरिकों इंक्लूडिंग माइनॉरिटीज, हिंदू, बुद्धिस्ट और क्रिश्चियंस की सुरक्षा का जिम्मा आप लें और अपने दायित्व को निभाएं। लेकिन भारत के पास बहुत सारे तरीके हैं, आर्थिक तरीके हैं। अडानी पावर की ओर से पावर सप्लाई 60% कम हो चुकी है। बांग्लादेश को कोयले की सप्लाई बंद हो चुकी है। बांग्लादेश को और भी चीजों की सप्लाई बंद हो रही है। बांग्लादेश के मरीजों का भारत में इलाज नहीं होगा, उनको वीजा बंद हो गया है। और यहाँ से मेडिसिन की सप्लाई अगर बंद हो जाएगी तो बांग्लादेश की स्थिति बहुत गंभीर हो जाएगी। लेकिन वीरेन जी, बांग्लादेश में जो जिहादी हैं वो चाहते हैं कि वहां पे आर्थिक अस्थिरता पैदा हो ताकि उनको जिहादी एजेंडा फैलाने में सहायता मिले। वीरेन जी, आपकी बात बिल्कुल 100% सही है। लेकिन एक तथ्य को जरा प्रकाश डालिए। ये हमारे यहाँ जो लोग हैं कुछ, वो बांग्लादेश की घटनाओं पर अपने मुंह पर टेप क्यों लगाए बैठे हैं? वैसे एक विशाल सिंह हैं, उनकी एक टिप्पणी पढ़ लीजिए। उन्होंने लिखा है कि साहब 3 पाकिस्तान हैं, एक वेस्ट पाकिस्तान, एक ईस्ट पाकिस्तान और एक इंडिया के भीतर भी है। और जो इंडिया के भीतर है उसको हम देख भी रहे हैं, महसूस भी कर रहे हैं। और जिस तरीके से बांग्लादेश में वहाँ हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है, उस पर चुप्पी भी यही हमें बताती है। और बाकी तो छोड़ दीजिए, टेलीविजन चैनलों में जो मुल्ला मौलवी बैठाए जाते हैं, उनकी विचारधारा को जो प्रसारित किया जा रहा है, वो भी तो पाकिस्तान नामा ही है। और क्या है वो? जनरल विपिन रावत जो चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ थे और बाद में चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बने थे, उनकी तो थ्योरी सब जानते ही हैं। उनका कहना था कि इंडिया विल हैव टू फाइट ऑन अ 2.5 फ्रंट वॉर, चाइना, पाकिस्तान और आधा फ्रंट अपने देश के अंदर। जो अभी टिप्पणी आपने पढ़ के सुनाई, ये वही बात है। और आप देखिए, अब प्रियंका गांधी का ट्वीट आता है गाजा के बारे में, और जब भारत सरकार ने और भारत के विदेश मंत्रालय की ओर से जब कड़े बयान जारी किए गए, तब प्रियंका गांधी का एक फॉर्मल ट्वीट आता है कि भाई बांग्लादेश सरकार जो है माइनॉरिटी की सुरक्षा को एंश्योर करे। अखिलेश यादव क्या कहते हैं? केंद्र सरकार जो करेगी हम उसके साथ हैं। ममता बनर्जी क्या कहती है कि केंद्र सरकार जो करेगी हम उसके साथ हैं। लेकिन ममता बनर्जी ने अपनी ओर से कोई पहल नहीं करी कि बांग्लादेश में हिंदुओं की स्थिति में कोई बेहतरी आए।
कलकत्ता में जो बांग्लादेश का डिप्टी हाई कमिश्नर के दफ्तर के सामने जो जो प्रदर्शन हुआ वो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने किया और बंगाल असेंबली के लीडर अपोजिशन शुभेंदु अधिकारी ने किया। अगरतला में जो बांग्लादेश का असिस्टेंट हाई कमिश्नर है उसके कार्यालय के सामने भी प्रदर्शन भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने किया। कलकत्ता में या अगरतला में कहीं पर भी कांग्रेस, तृणमूल कांग्रेस या सीपीएम दिखाई नहीं पड़ी। तो उनका जो पॉलिटिकल मॉडल है, उनका जो सेकुलर मॉडल है, उसमें और जो उनका सेकुलरिज्म है और उनका जो मानव अधिकार का जो उनका कॉन्सेप्ट है, उसमें हिंदू नहीं आता, उसमें दलित आता है, उसमें पिछड़ा आता है, उसमें माइनॉरिटी आता है और माइनॉरिटी का माने मुसलमान। तो अगर हिंदू समाज को जाति में बांट के खंड खंड में रखा जाए तब तो वो आपके साथ हैं, वरना उनको हिंदुओं से कोई लेना देना नहीं है। रोहिंग्या के समर्थन में आप जानते हैं बड़े बड़े वकील हैं जो सुप्रीम कोर्ट में खड़े हो जाते हैं। 2019 में जब नागरिकता कानून का संशोधन का बिल पार्लियामेंट से पास हुआ तो दिल्ली के शाहीन बाग में 3 महीने जिहाद हुआ और उसके बाद जब फरवरी 2020 में जब डोनाल्ड ट्रंप दिल्ली में थे, बाकायदा इन जिहादियों ने दिल्ली के जाफराबाद इलाके में दंगा कराया। शर्जील इमाम जो ये कहता था कि जो नॉर्थ ईस्ट में सिलीगुड़ी में जो चिकन नेक है, अगर उसको इंडिया से काट दिया जाए तो पूरा नॉर्थ ईस्ट अलग हो जाएगा। पूरी जो है सेकुलर और लेफ्ट लॉबी जो कम्युनिस्टों का गिरोह है वो उसके लिए बेल में लगा हुआ, आज तक उसको बेल नहीं मिली है। तो ये सारा इतिहास हमारे सामने है। लेकिन और राहुल गांधी और इंडिया और जो इंडी गठबंधन के लोग खुलेआम आज भी हिंदुओं को खंड खंड में बांटो और इस्लामी जिहाद के नाम पर मुसलमानों को गोलबंद करो, यही उनकी पॉलिटिक्स है। जाति जनगणना हम कराएंगे और हम जो आरक्षण की लिमिट 50% है उसको हम बढ़ाएंगे ताकि हर जाति को आरक्षण मिल सके। ये सारा एजेंडा वो चला रहे हैं और ये हाल तब है जब उनको हरियाणा में वो मुंह के बल गिरे, महाराष्ट्र में तो साफ ही हो गए और उत्तर प्रदेश में 9 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव हुआ। समाजवादी पार्टी को केवल 2 सीटें मिली, एक करहल की और एक सीसामऊ की। वो अपनी कुंदर की सीट हार गई जहां मुस्लिम मेजोरिटी में है लगभग। तो ये सब जो हो रहा है इसमें कुछ भी नया नहीं हो रहा है और ये राजनीति ऐसे ही चलेगी। और अब लोगों को समझना चाहिए कि योगी आदित्यनाथ का जो नारा है बटेंगे तो कटेंगे और प्राइम मिनिस्टर ने जो कहा है कि एक है तो सेफ है, अब नारे का जो निहितार्थ है और जो इस नारे का जो पॉलिटिकल सिग्निफिकेंस है उसको गहराई से समझने का प्रयास करना चाहिए। योगी जी का नारा केवल चुनाव जीतने का नारा नहीं था। ये भारत में हिंदुओं के भविष्य को अगर किसी को समझना है तो उसको इस नारे का जो राजनीतिक निहितार्थ है, जो उसका पॉलिटिकल सिग्निफिकेंस है, उसको समझना होगा कि ये नारा केवल चुनावी नारा नहीं है और ये नारा बहुत लंबे समय तक हिंदुओं के लिए बहुत ही प्रासंगिक रहने वाला है। वीरेन जी, एक विजुअल आ रहे हैं, एएनआई की ये विजुअल है। इसमें जब शपथ समारोह हो रहा है 7 चुने गए विधायकों का, तो योगी आदित्यनाथ के चेहरे पर जो हंसी है, उन्मुक्त हंसी है, और दोनों डिप्टी चीफ मिनिस्टर भी वहां बैठे हुए हैं, विधानसभा के स्पीकर भी हैं, वो जरा देखने लायक है। ये जो उन्मुक्त हंसी है ये क्या कह रही है, ये थोड़ा सा विश्लेषण करिएगा। सब कुछ नॉर्मल, एक कॉन्फिडेंस है कि लोकसभा के चुनाव में जो बीजेपी की सीटें कम हुई और उसकी जिम्मेदारी का ठीकरा योगी आदित्यनाथ के सर पर फोड़ने का प्रयास किया गया, जो बिल्कुल आधारहीन था। जब योगी आदित्यनाथ की एक भी बात नहीं मानी गई, जब उम्मीदवारों के चयन में योगी आदित्यनाथ का कोई भूमिका नहीं थी, तो और जबकि उन्होंने कम से कम 36 कैंडिडेट बदलने का उन्होंने प्रस्ताव दिया था,
उनकी बात नहीं मानेगी, परिणाम सामने है। लेकिन विधानसभा की 9 सीटों में जो उपचुनाव हुआ, इसकी तैयारी योगी जी ने जुलाई में ही शुरू कर दी थी। और बीजेपी के सेंट्रल लीडरशिप को समझ में आ गया कि योगी जी के संग अगर हम खिलवाड़ करेंगे तो नुकसान पार्टी का होगा। तो उन्होंने पूरी कमान उपचुनाव की योगी आदित्यनाथ को सौंप दी। आप ही कैंडिडेट तय करेंगे, आप ही पूरी चुनाव की रणनीति तय करेंगे, आप ही पूरी चुनाव में कैंपेन चलाएंगे और किसको कहां लगाना है चुनाव में, ये सब आप तय करेंगे। यही योगी जी ने किया और परिणाम सामने है। उन्होंने जो है और इसमें किसी की नहीं चली और जो पार्टी में जो कॉन्सेंसस था और कि हाँ ये सबसे बढ़िया उम्मीदवार हो सकता है, उन्होंने वही किया। और देखिए चुनाव का क्या परिणाम है। और सबसे जो चौंकाने वाला परिणाम आया है वो तो आया है कुंदरकी से, जहां पर बीजेपी ने 31 साल के बाद न केवल वो सीट समाजवादी पार्टी से छीनी है, जबकि ये माना जाता था कि ये मुस्लिम बाहुल सीट है, यहाँ से सपा जीत ही जाएगी। समाजवादी पार्टी का मुस्लिम कैंडिडेट न केवल हारा, उसकी जमानत जब्त हो गई और बड़ी संख्या में जो वहां पे जो मुस्लिम वोटर थे उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के राजपूत उम्मीदवार को बड़ी संख्या में वोट दिया। और वहां पे तुर्कों और पठानों में भी जबरदस्त दरार दिखी और जी हाँ। पठानों ने भारतीय जनता ने समाजवादी पार्टी के तुर्क उम्मीदवार को अपना वोट नहीं दिया। उन्होंने अपने स्वजातीय एक राजपूत हिंदू उम्मीदवार को उन्होंने वोट दिया। और अब जो है अखिलेश यादव के पास कुछ कहने को बचा नहीं है, तो वो कह रहे हैं कि साहब वहां पे जो है धांधली की गई है। और जब संभल में सर्वे के बाद जो मुसलमानों द्वारा हिंसा की गई, इसके लिए भी वो संभल के डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट और एसपी को के ऊपर आरोप लगा रहे हैं और बीजेपी सरकार के ऊपर आरोप लगा रहे हैं कि साहब कुंदरकी में धांधली से ध्यान हटाने के लिए ये हिंसा कराई गई। हिंसा सरकार ने थोड़ी कराई भाई, ये तो पिछले रविवार को सुबह 8:30 बजे के सर्वे के बाद लगभग 9 बजे जिस तरीके से पत्थरबाजी शुरू हुई है, इसमें कहां दिखाई पड़ गई आपको बीजेपी? 100% पत्थर भेजने वाले कौन लोग थे? इसके वीडियो हर टीवी चैनल पर चले हैं, कोई भी देख सकता है। और सर्वे का और जो मस्जिद का सर्वे हुआ था वो कोई यूपी गवर्नमेंट का आदेश नहीं था, वो तो वो संभल जिले के सिविल जज सीनियर डिवीजन कोर्ट का आदेश था। तो और ये कहना कि जल्दबाजी की गई और दूसरी पार्टी को मौका नहीं दिया गया, अरे भाई जो दूसरी पार्टी है वो एएसआई है और एएसआई कोर्ट में मौजूद थी, एएसआई ने सर्वे किया है। और लोगों को ये नहीं मालूम है कि 1904 के आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया एक्ट के तहत 1920 में एएसआई ने इस मस्जिद को टेक ओवर कर लिया था और बाद में वहां के स्थानीय मुसलमानों ने एएसआई को भगा दिया और उस मस्जिद पे कब्जा कर लिया। उस मस्जिद का राइटफुल ओनर एएसआई है, मस्जिद इंतजामिया कमेटी नहीं है। और आपको बता दूं ताजमहल परिसर में भी एक मस्जिद है और पूरा ताजमहल परिसर एएसआई के नियंत्रण में है। ताजमहल परिसर की मस्जिद में सप्ताह में केवल एक बार शुक्रवार को नमाज होती है, केवल दिन में बस। वहां पे सप्ताह में बाकी 6 दिन नमाज नहीं होती है। अब सवाल ये उठेगा जब ये हाईकोर्ट जाएंगे कि साहब ये जो इंतजामिया कमेटी जो आई है अपनी पिटीशन लेकर के, इसका कानूनी इसकी लोकस स्टैंडर्ड क्या है, इसका कानूनी हैसियत क्या है? क्या आपको एएसआई ने परमिशन दे रखी है कि आप यहाँ पे आप इसका पूरा मैनेजमेंट संभालें? क्या एएसआई ने आप कोई आपका एग्रीमेंट हुआ है? यदि कोई परमिशन है, यदि कोई एग्रीमेंट है तो कोर्ट के सामने पेश कीजिए। सही। अभी सामने आएगा। तो समाजवादी पार्टी के सामने के लिए एक और समस्या जो खड़ी हो गई है वो ये है कि वहां पे बहुत जमाने से इस मंदिर की बहाली का आंदोलन चल रहा है और वहां पे एक संत हैं ऋषिराज गिरी और वहां पे संभल के ग्रामीण इलाकों में यादवों का बाहुल्य है। तो अब समाजवादी पार्टी के यादव वोट बैंक के भी खतरा हो गया है और उनका नारा है 5 सदी से जमा रक्त जब शोले बनकर खोलेगा, बाबर भी तब कब्र से उठकर हरिहर हरिहर बोलेगा। ये बाबा ऋषिराज गिरी का नारा है, महंत ऋषिराज गिरी का। और वो संभल में एक मंदिर है, क्या नाम है उसका, कालकी देवी मंदिर है। हाँ,
कैला देवी मंदिर है उसके वो महंत हैं। तो ये तो अखिलेश यादव का जो MY कॉम्बिनेशन है मुस्लिम यादव, वो भी खतरे में पड़ता दिखाई पड़ रहा है। और ये लोगों को बता दूं कि 90 के दशक में मुलायम सिंह यादव भी संभल से लोकसभा के सांसद रह चुके हैं और उनके छोटे भाई राम गोपाल यादव भी यहाँ से सांसद रह चुके हैं इसी संभल से। तो संभल सीट जो है अभी कुदरती के झटके से सपा अभी उबर नहीं पाई थी कि उसको झटका लग गया है संभल में। तो उत्तर प्रदेश की जो जाति जो अंगणित है उसमें बड़ा उलटफेर होने जा रहा है। आप देखिएगा इलाहाबाद हाईकोर्ट में क्या होता है मंडे को, जब ये जो मस्जिद पक्ष की आती है पिटीशन। और यहाँ ये भी बताना जरूरी है कि सुप्रीम कोर्ट ने संभल मस्जिद के मुसलमान पक्ष को कोई राहत नहीं दी है, केवल ये कहा है कि आप अपनी पिटीशन लेके हाईकोर्ट जाइए और जो पिटीशन आप लेके जाएंगे वो रिवीजन पिटीशन है। यानी जो संभल के सिविल जज के फैसले में यदि कोई कमी है, कोई त्रुटियां है, केवल उसको हाईकोर्ट देखेगी बस। और विष्णु जैन ने आज ही वहां पे कैविएट फाइल कर दी है कि अगर यदि संभल के मस्जिद के बारे में कोई पिटीशन आती है तो हमको भी सुन लिया जाए। तो आने वाले हफ्ते में सारी चीजें साफ हो जाएंगी। बहुत बहुत धन्यवाद वीरेंद्र नाथ भट्ट जी, आप जुड़े, ओशियन नेटवर्क के लिए इतना समय निकाला और कई मुद्दों पर बहुत सारगर्भित और गहन चर्चा आपने की। थैंक यू सो मच। नमस्कार। नमस्कार।